बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, बजट आजकल सर पे है। हुकूमती दावे एक तरफ हैं, हुकूमती दावे तो मुस्बत की तरफ गामजन हैं। हुकूमती दावे तो ये हैं कि तनख्वाहदार तबके पर कोई बोझ नहीं पड़ने वाला, उनकी तनख्वाहों में इजाफा भी होगा, मुलाजमीन को रिलीफ भी दी जाएगी और खुश आइंद प्रोग्राम होंगे तमाम अवाम के लिए। लेकिन अपोजिशन एक बयानिए को लेकर चल रही है कि ये अवाम दोस्त बजट नहीं है, अवाम दुश्मन बजट है, हम इसे मुस्तरद करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी तगोदो करते दिखाई देते हैं। आज ट्विटर पैगाम में भी उन्होंने सख्त रिमार्क्स दिए हैं कि हम इसके आगे हर हथकंडा आजमाएंगे। मिफ्ताह इस्माइल का कहना है, ये बात याद रखने के काबिल है, वो ये कहते हैं कि इस बजट में इमरान खान साहब को उनके अपने दोस्त भी वोट नहीं देंगे। वो किस खदशे का इजहार कर रहे हैं, एक वीडियो देखते हैं सईद अकबर नवानी साहब की पंजाब असेंबली के फ्लोर के ऊपर। वो वीडियो देखने के बाद इशू पे बात करेंगे। हाउस को लीड कर रहे होते हैं, वो अपने दोस्तों को साथ लेके चलते हैं, वो अपने दोस्तों को समझा के साथ लेके चलना चाहिए, ना कि हमें धमकी दें कि आप हाउस से बाहर चले जाएं। जब हम हाउस से बाहर गए तो फिर ये हाउस नहीं रहेगा। जब हम हाउस से बाहर गए तो ये हाउस नहीं रहेगा। एक बार फिर से मुलाहिजा कीजिए, फिर तफसीली बातचीत करते हैं। ये धमकी महज धमकी नहीं है, ये बजट में खलल पैदा होने का वाज़ेह इशारा है। तो जो हाउस को लीड कर रहे होते हैं, वो अपने दोस्तों को साथ लेके चलते हैं, वो अपने दोस्तों को समझा के साथ लेके चलना चाहिए, ना कि हमें धमकी दें कि आप हाउस से बाहर चले जाएं। जब हम हाउस से बाहर गए तो फिर ये हाउस नहीं रहेगा। राना साहब, अब मैं आता हूं आपकी तरफ। आप क्या समझते हैं? मैं बजट के बाद की बात नहीं करता कि बजट के बाद जहांगीर तरीन खान जो ग्रुप है वो हुकूमत के साथ रहेगा या नहीं रहेगा। मेरा सवाल ये है कि क्या बजट के दौरान ये ग्रुप साथ रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, बजट के दौरान ये साथ रहेगी। मैं आपको बिल्कुल ये वाज़ेह कह रहा हूँ, बजट पास कराने में इनकी जिस जगह कमिटमेंट हुई है, चाहे वो वफाकी बजट हो चाहे सूबाई बजट हो, ये कमिटमेंट किसी जगह हो चुकी है। उस कमिटमेंट में ये पहरा देंगे। फिर उस कमिटमेंट के बाद मैंने अक्सर कहा है, आपको प्रोग्रामों में कहा है कि बजट के बाद असल काम शुरू होना है। याद है मैंने कहा था कि बजट के बाद कुछ अपने जो हैं वो छोड़ के जा सकते हैं। देखिए, पंजाब में जब जहांगीर तरीन ग्रुप के इजलास हुए, मीटिंग्स हुई, वज़ीर आला से मीटिंग्स हुई, उसके बाद हुकूमती तर्जमानों ने बरमला कहा जी कुछ नहीं है। और इन्हीं साहब ने जो आज तकरीर फरमा रहे थे, जो पार्लियामानी लीडर हैं नवानी साहब, इन्होंने भी कहा जी कोई ऐसी बात नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, हम बिल्कुल साथ हैं, हमें मुकम्मल एतमाद है। याद है ना इनका फिक्रे सारी। अब कैसी बात होगी? आज बड़ी गर्मा गर्मी हुई और आज उनकी जो तकरीर थी, अगर आप ये समझें कि एक रुकने असम्बली पे मुकदमे के बाद उनका ये रद्दअमल तो ऐसा नहीं था। ये रद्दअमल काफ़ी चीज़ों का था। मैंने उस दिन भी कहा था कि बहुत सी चीखों पुकार चल रही है कि कुछ को बजट मिल गया, कुछ को बजट में हिस्सा नहीं मिला, कुछ को फंड्स मिल गए, कुछ को फंड्स में हिस्सा नहीं मिला, कुछ की बातें मान ली गई, कुछ की बातें नहीं मानी गई। ये सारा कुछ चल रहा था और आज तो उन्होंने बिल्कुल हद ही कर दी है। यानी आज उन्होंने खुला ऐलान कर दिया है। और उससे पहले जो फिक्रा, इससे पहले इन्होंने एक फिक्रा कहा था कि हम बजट तक बजट मंजूर करवाएंगे। ये भी इन्होंने कहा था कि हम बजट मंजूर करवाएंगे, फिर बजट के बाद क्या होता है वो आप देखेंगे। मसलन एक फिक्रा जो बजट मंजूर करवाने का फिक्रा उन्होंने कह दिया हुआ है। मैंने कहा है कि किसी जगह ये कमिटमेंट हो चुकी है। ये शहबाज शरीफ साहब भी जितना मर्जी ट्वीट कर ले, मुफ्ता इस्माइल साहब भी जो मर्जी कह ले, बजट मंजूर होना है, बजट हर सूरत में मंजूर होना है। आप क्या समझते हैं कि जब हुकूमती दावे हैं, वज़रा के भी हैं, यकीन दहानियां भी हैं, तो उसके बावजूद ये ग्रुप उस पर यकीन क्यों नहीं कर रहा? इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे पास जो इतला है, मैंने कल भी कहा था, जहांगीर तरीन जो है उनको क्लीन चिट नहीं मिल रही। ना उन्हें क्लीन चिट मिल रही है, ना उन्हें मुकम्मल मुजरिम करार दिया जा रहा है। वो दरमियान में रहेंगे। उसके अलावा वो लोग जिन्होंने सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की, वो जिनकी तरफ से इल्ज़ाम तराशी सामने आई, उनकी भी बचत नज़र नहीं आ रही। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ। बजट के बाद बहुत तेज़ आंधी चलनी है, सियासी आंधी, बड़ी तेज़ सियासी आंधी चलनी है। और सियासी आंधी में कई लोग जो हैं वो उड़ के साइड पे गिर जाएंगे।
चाहे वो अपने हो चाहे वो कोई हो। एक दरख्त रखता है ना, दरख्त, अक्सर आजकल तो आम का सीज़न है ना, दरख्त पे आम लगे होते हैं, आंधी आती है, जो आम बिल्कुल जिसकी टानी हल्की होती है वो नीचे गिर जाता है, जिसकी सख्त होती है मजबूत होती है वो दरख्त के साथ रहता है। लेकिन तो आजकल जो आंधियां आ रही हैं उसमें तो पूरे का पूरा बोर गिर रहा है। हाँ बिल्कुल गिरा, लेकिन वो जो बोर वाली आंधी है ना वो अभी नहीं आनी। अच्छा, सियासी आंधी ऐसी नहीं है? नहीं, ऐसी सियासी आंधी नहीं है। इसलिए नहीं है कि उसके गिरने के बाद जो दरख्त खड़े होने हैं ना, वो इसके लिए तैयार नहीं है। या सर वो इसके लिए तैयार नहीं है, सिर्फ पतझड़ है। हाँ पतझड़ है, पतझड़ भी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिससे सियासी हलचल होगी, जिससे आप और मुझसे ऐसे कई लोग जो हैं वो बैठ के टीवी पे कई दिन जो है अपनी स्टोरियाँ चलाते रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे, ऐसे काम चलेंगे। लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप की इस पंजाब असम्बली के आज के इजलास के बाद मैं आपको अगली खबर देता हूँ। जब नवानी साहब तकरीर करते हैं, तकरीर करने के बाद दोनों इतराफ़ में चहमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं। उसके बाद जहांगीर तरीन के 6 बड़े ग्रुप के 6 अहम अफराद का लाहौर में एक वज़ीर के घर इजलास होता है। उस इजलास में ये कहा जाता है कि जनाब नगोटे कस लो, ये पंजाबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि नगोटे कस लो, अब हमारे साथ इन्होंने जो करना है सो करना है, हम भी तैयारी पकड़ें, हम बजट तक इनके साथ हैं, बजट तक सलूक बेहतर हुआ तो साथ देंगे, सलूक बेहतर ना हुआ तो अपनी सियासत को ख़राब नहीं करेंगे, डट के इनके सामने खड़े हो जाएंगे। एक इजलास वो होता है जो इनके तरफ से होता है, जो जिसमें 5 से 6 मुझे बताया गया लोग जो थे वो मौजूद थे और सारे मेन लोग थे। और उसके बाद एक इजलास हुकूमती सतह पर भी होता है जिसमें कहा जाता है कि आज इन्होंने ये क्या तकरीर कर दी, तो ये जिसमें कहा जाता है हमें तो ये मालूम होता है कि हुकूमत तो संजीदा ही नहीं है इस मामले पर, उनके लिए तो मामूल की बात नहीं, उनके लिए मामूल की बात उस वक्त थी अगर ये उस्मा बुहारी तकरीर करती, अगर ये तकरीर वहाँ पे कोई और करता, अपोजिशन का कोई शख्स करता तो कोई और बात थी। आज आप गौर करें ना, आज अपोजिशन जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ खड़ी थी, उनके एक मेंबर के लिए बड़ी, आपको पता ना अपोजिशन की तरफ से बड़ी हमायत की गई। तो आपको इससे अंदाज़ा होना चाहिए, मैंने कल कहा था प्रोग्राम में कि जहांगीर तरीन ग्रुप से नून लीग के राब्ते हुए हैं, अभी जहांगीर तरीन ग्रुप वाले मान नहीं रहे, पीडीएम के कुछ लोग उनसे राब्ते भी कर रहे हैं, और ये राब्तों का नतीजा है कि जनाब ये सारा कुछ चल रहा है। और एक मीटिंग जो हुकूमती सतह पर हुई है, जिसकी शायद वो कहें तरदीद करें, लेकिन मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, उसमें ये चीज़ डिस्कस की गई है कि नवानी साहब ने आज क्या कहा है, और आज सारी जो कुछ होता रहे ईवान के अंदर ये क्यों होता रहे, और उसमें यह भी डिस्कस हुआ है कि एक हुकूमत का इत्तेहादी जो था, ग्रुप जो था, उसके कुछ लोग इस दौरान में हंसते रहे हैं, मुस्कुराते रहे हैं, और एक आज़ाद ग्रुप भी जो था वो भी बड़ा मुस्कुराता रहा इस सारी चीज़ों पे, और वो कहता रहा कि जनाब आगे देखें क्या होता है। ये आपको तो फिर तो ये तशवीश की बात है हुकूमत के लिए, अगर आज़ाद ग्रुप भी मुस्कुराते रहें और हुकूमत के अंदर बेंचेस में भी मौजूद इनकी हिमायत के लिए इन्हें शो ऑफ करते रहें, तो फिर तो हुकूमत के लिए मुश्किल हो सकती है। बहुत मुश्किल होगी। मैं कह रहा हूँ कि ये बजट मंजूर हो जाएगा, मैं फिर कह रहा हूँ बजट ना वफाक मेरे को रुकावट आएगी ना सूबे में आएगी, सियासी आंधी हल्की की चलेगी, सियासी नोक चोक होगी, सियासी बयानबाजी होगी, बाइकाट होगा। जब आपने किसी का बजट मंजूर करवाना है ना, तो आप आएंगे बजट में बाइकाट करके बाहर चले जाएंगे, तो उनको मौका दे देंगे, ले जी आप बजट मंजूर कर लें। आपके अरकान जो हैं वो किसी ट्रैफिक में फंस जाएंगे, कुछ जो है वो आ नहीं सकेंगे, कुछ कोरोना का शिकार हो जाएंगे, कुछ बीमार हो जाएंगे, अल्लाह ना करे। मैं ये बता रहा हूँ, ये ऐसी चीज़ें हो जाएगी जिस तरह पिछले साल भी आपने देखा, पिछले साल से ज़्यादा तो नहीं है, आप पिछले साल तो सारे बिल्कुल हम इसे सियासी बीमार कह सकते हैं, सियासी बीमारी होते हैं जी। ये जितने सियासतदान हैं ना, माजरत से, ये सियासी बीमार होते हैं, और इनको सियासी बीमारियाँ उस वक्त होती हैं जिस वक्त कोई मामला ऐसे चल रहे हो। वैसे अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाई, हमारे मुल्क का सरमाया है, और इन्हें कभी भी बीमार नहीं होना चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ क्या जेन्युइन बीमार हैं? अगर वो जेन्युइन बीमार है तो कौन सा इलाज हो रहा है? वो भी तो सियासी बीमार है। तो जो सियासी बीमार होता है, यहाँ तो बाहर चला जाता है या घर बैठ जाता है, या उसे किसी अच्छे VIP हॉस्पिटल में रख लिया जाता है। तो ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूँ कि ये हुआ है आज जहांगीर तरीन का ग्रुप के इजलास के बाद, उनके ग्रुप के पार्लियामेंट्री लीडर की ललकार के बाद। देखें, आप गौर करें यासर, उन्हें उसका फिक्रा क्या है कि हमें आप दीवार से लगाएंगे, इसका मतलब उनको दीवार से लगाया जा रहा है ना, और तो फिर हमें बाहर निकालने की कोशिश, हमें दीवार से लगाएंगे तो फिर ये ईवान नहीं रहेगा, हमें ईवान से निकालेंगे तो ये ईवान नहीं रहेगा। इसका मतलब है फिर वो ये फैसला कर चुके हैं कि हमें कुछ किया तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब ये कि वो भी अपनी लॉबिंग मजबूत कर रहे हैं। नाज़रीन, दीगर सियासी मामलात पे बात करेंगे, सियासत को मजीद भी बढ़ाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद स्टे विद अस।
वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें बताया जाता है कि पाकिस्तान इस वक्त 5th जनरेशन वार का शिकार है। हमें मोहतात रहना होगा। माजी में अगर किसी मुल्क से मुकाबला होता था तो सरहदों पे मुकाबला होता था, दू बदू लड़ाई होती थी, जो जीत गया सो जीत गया। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, और इस पर यह गहमा गहमी इस तरीके से परवान चढ़ती है कि एक बयानिया जहनों में परवान चढ़ाया जाता है, उसके पीछे एक पूरा नेटवर्क काम करता है जो उस बयानिए को हवा देता है, फिर वो जहनों में पैवस्त हो जाता है और यूं एक इंसान की सोच तब्दील हो जाती है, चाहे वो अपने मुल्क के बारे में हो, अपने किसी इदारे के बारे में हो या दूसरी कौम के बारे में हो। इसी तरीके से दूसरी कौमें आपके अंदर सरायत कर जाती हैं, उनका नजरिया सरायत कर जाता है। इससे बचा किस तरीके से जा सकता है कि जब आप सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो। इसी इशू पे आज बात करेंगे, और बात करेंगे कि पाकिस्तान को किन मसाइल का सामना है और उसकी बेहतरी के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं। हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन परवेज इकबाल लोहसर साहब ने। परवेज इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। परवेज इकबाल साहब, इस वक्त जिस मसाइल का हम शिकार हैं, हमें उतनी तगोदो सरहदों पे नहीं करनी पड़ती जितनी 5th जनरेशन वार के जरिए हमें मसाइल का सामना है। जिस तरीके से हमारे दुश्मन ममालिक हमारे अंदर सरायत करते जा रहे हैं, उनका नजरिया सरायत करता जा रहा है, इससे किस तरीके से बच सकते हैं? मगरबी दुनिया इसको किस तरीके से असलहे के तौर पर इस्तेमाल करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। अभी ये जो आपने अपने इंट्रो में कहा 5th जनरेशन वार, और पुराने दौर में हुआ करता था, हथियार इस्तेमाल होते थे, जंगी जहाज इस्तेमाल होते थे, ये चीज़ें। अभी 5th जनरेशन वार जो है, ये अभी मैं इसको हमेशा कहता हूँ कि ये अभी उंगलियों के ऊपर आ गई है। सोशल मीडिया पे आ गई है, डिजिटल मीडिया पे आ गई है, और ये अभी इसकी कोई सरहद नहीं रही। पहले था बॉर्डर थे, जंग की हदबंदी थी, इसमें कोई हदबंदी नहीं है। लेकिन अभी ये आपने कहा मगरब ने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। हम लोग ख़ासकर पाकिस्तान के लिए, अभी आपको मैं मिसाल देता हूँ। अभी आप देखें कि अभी कुछ साल पहले हमने बलूचिस्तान से कुलभूषण को पकड़ा, और ये भी 5th जनरेशन वार का एक ट्रेलर है, क्योंकि वो हमारे मुल्क में, बल्कि एक इंडियन रिटायर्ड मेजर है गोरख, वो अक्सर अपने प्रोग्रामों में ओपन ये 5th जनरेशन वार की और पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी तौर पे पाकिस्तान को कैसे कमज़ोर करना है। लेकिन हम लोग, पाकिस्तान ने अभी तक इसके ऊपर कोई हिकमत अमली नहीं बनाई है, क्योंकि अभी ज़रूरत इस बात की है, जो हमारी नई जनरेशन है, हमने उसको ट्रेन करना है, उनको बताना है कि इस 5th जनरेशन वार का मुकाबला आपने कैसे करना है। क्योंकि अभी अगर हम हकीकत की तरफ जाएं तो पाकिस्तान को नेशनली और इंटरनेशनली, अभी ये बात आप तक भी पहुंची है, मीडिया में बड़ी आई है। ये जो EU डिसइंफो लैब थी, 265 मुख्तलिफ जैली वेबसाइट, NGO और दुनिया के 110 से 15 मुल्कों में पाकिस्तान के खिलाफ ये मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। ये भी एक 5th जनरेशन वार था इंडिया का हमारे ऊपर। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो ये मजहबी तौर पर, हलाकी तौर पर, इवन अभी ये पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के अंदर जो ये अफरा तफरी का आलम है, ये भी 5th जनरेशन वार का एक हिस्सा है। क्योंकि लोगों तक सही बात का ना पहुंचना, लोगों का रहनुमाई ना होना, और अपने असल जो नौजवान हैं वो अपने ट्रैक से डी ट्रैक हो जाते हैं जब उनके पास गलत इंफॉर्मेशन आती है। इसके लिए हमारे सियासतदानों को ये वार शुरू हो गई। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फोर्सेस ने दहशतगर्दी का मुकाबला किया, दहशतगर्दों को पाकिस्तान से भगा दिया, ख़त्म कर दिया। हमारी फोर्सेस ने पाकिस्तान के दुश्मनों को पाकिस्तान से निस्त व नबूद कर दिया। अब ये जो वार शुरू हो चुकी है, 5th जनरेशन वार जो है, इसमें नौजवान जो है, हम अपनी नौजवान नस्ल को किस तरह इसके लिए तैयार कर सकते हैं कि वो इसका मुकाबला कर सकें और इस वार को भी हम जीत सकें? जैसे भी आपने कहा, फौज पाकिस्तान या हमारी फोर्सेस ने
पाकिस्तान ज़ाहिर है कि 10 साल 15 साल जिस दहशतगर्दी की लपेट में रहा, फौज पाकिस्तान ने बेहतरीन मुकाबला किया, उनमें सालियत भी है। और जब आपने कहा कि हमें अपने नौजवान को कैसे ट्रेन करना है, नौजवान को हमने ऐसे ट्रेन करना है, हमने उनके लिए, मैंने तो अक्सर ये कहता हूँ कि हमें एजुकेशन सेंटर बनाने हैं जिसके ऊपर 5th जनरेशन के ऊपर हमने अपने नौजवानों को तैयार करना है। जो गलत इंफॉर्मेशन होती है वो लोगों को ये माइंडसेट जो चेंज करते हैं, या जो मुख्तलिफ अदारों में या मुख्तलिफ इवन सियासतदानों को, यानी कि हमारी पार्लियामेंटों के अंदर, सूबाई पार्लियामेंटों के अंदर, सेनेट के अंदर इसके ऊपर सेशन होने चाहिए। जैसे आजकल पाकिस्तान में एक यूथ पार्लियामेंट का ट्रेंड चल रहा है, हमने अपनी यूथ को इस तरफ लेके आना है कि पाकिस्तान की हकीकत उनको बतानी है, पाकिस्तान को इंटरनेशनली और नेशनली जो चैलेंजेस हैं वो बताने हैं। क्योंकि अभी ये जो 5th जनरेशन वार है ये तो एक प्रोपेगेंडा है। अभी परवेज इकबाल साहब, आप ये देखिए कि हर नजरियात से वाकफियत होनी चाहिए, हर शख्स की होनी चाहिए। अगर मैं मुसलमान हूं और मुझे काउंटर अटैक करना है किसी और मुस्लिम के नज़रियात से, तो मुझे उस बारे में भी आगाही होनी चाहिए। हम अपनी नौजवान नस्ल को अगर वॉरफेयर के अंदर काउंटर अटैक करवाना चाहें तो उसके लिए बेहतरीन हिकमत अमली आपको लगता है कि इस हुकूमत के अंदर हो सकती? देखिए, हुकूमत अगर करना चाहे तो हो सकती है, ये मैं आपको वसूख के साथ कहता हूँ। बात सिर्फ ये है कि ये काम करने का है। अगर इसको कोई करेगा, सिर्फ ये टीवी पे बैठकर या प्रेस रिलीज देने से ये काम नहीं चलेगा। इसके लिए अमल की ज़रूरत है। जब तक आप अमली तौर पर मैदान में नहीं आएंगे, दुनिया के वाहिद मुल्कों में, चंद एक मुल्कों में पाकिस्तान है जिसकी 65% यूथ है। और अभी अगले जो मेरे ख्याल में कमिंग इलेक्शन है, इसमें आपको मुझसे ज़्यादा इल्म है, इसमें 2 करोड़ से ज़्यादा आपके नौजवान जो हैं वो 18 साल के वोटर नए आने वाले हैं। और इसमें हुकूमत का और अपोजिशन का ये नहीं है कि सिर्फ ये हुकूमत ने ठेका उठा रखा है। पाकिस्तान की सालमियत जितनी हुकूमत के ऊपर वाजिब है, इतनी ही अपोजिशन के ऊपर वाजिब है, इतनी ही ये इस्लामी जमातें जो हैं या जितने सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो सिविल सोसाइटी है, उनके ऊपर भी इतनी वाजिब है। अपना मुल्क है तो सब कुछ है ना। असल हमें ये देखना है। अभी मैं आपको हकीकत बताऊं, ये मगरब में पाकिस्तान के खिलाफ ये जो 5th जनरेशन वार है, इसमें अभी तक हम अपना तहफ़्फ़ुज़ करने में और इसका मुकाबला करने में कमज़ोर रहे हैं। क्योंकि हमारे ऊपर ये जो यूरोपियन पार्लियामेंट में अभी एक ये रेजोल्यूशन आई है, ये भी 5th जनरेशन वार का एक हिस्सा है। अभी फ्रांस का हमारे खिलाफ जाना, ये भी 5th जनरेशन वार का एक हिस्सा है। और अभी इसको हमें देखिए परवेज इकबाल साहब, आपने जो आपने यूरोपीय यूनियन फ्रांस का हवाला दिया, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। एक और तो बहुत बड़ा मसला चल रहा है कि हमारे पाकिस्तान के अहम 3 अदारे जो पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान बचा हुआ है, जिनकी वजह से पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं, पाकिस्तान का क़याम जो है, जो पाकिस्तान बना है, जिसकी वजह से सारा कुछ बेहतर हो रहा है, अगर अब उसके ख़िलाफ़ एक साजिश होती है, उसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर मगरब ने इसमें कंट्रोल किया है तो हम किस तरह कंट्रोल करें? देखिए, इसमें राणा साहब बड़ा एक सीधा सा फार्मूला है। सजा और जजा का अमल जो है ये दिया जाए, और ये जो ज़ादिये सहाफ़त के नाम पे पाकिस्तान की फोर्सेस या पाकिस्तान के अदारों पे ऊपर हमला हो रहा है, मैं अक्सर ये कहता हूँ, ये आर्टिकल 19 जो ज़ादिये सहाफ़त है, ये लोगों को हर ज़बान में तर्जमा करके दिया जाए। दुनिया के किसी मुल्क में, चाहे वो सिविल सोसाइटी है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, किसी मुल्क में इतनी ज़्यादी नहीं है जब तक हम ये कंट्रोल नहीं करेंगे। लेकिन परवेज इकबाल साहब, यहाँ पे आप दोहरा मायार भी तो देख लें कि वो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर उस पे इजरायली जारहियत के खिलाफ बात की जाए, होलोकॉस्ट के बारे में बात की जाए, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, आपका वो जो पेज है वो ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ पाकिस्तान के खिलाफ बात करे, हमारे मजहब के बारे में बात करे, तब कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इनके अपने कवानीन भी तो दोहरे मायार का हामिल है।
मैं आपके साथ टोटल एग्री हूँ, इनका दौरा मयार है, लेकिन इनका मुकाबला करने के लिए अगर ये 5th जनरेशन वार, इंटरनेट, गूगल पे इनकी हुक्मरानी है, तो हमें इसका मुकाबला करने के लिए अपनी नस्ल को तैयार करना है, हमें उतना एक्सपर्ट बनाना है कि हमारा अकाउंट हैक करने से पहले हम इनका अकाउंट हैक कर लें। इसके लिए हमें हिकमत अमली तैयार करनी है, और वो हिकमत अमली किसी गवर्नमेंट का। मीडिया क्या किरदार अदा कर सकता है? मीडिया का इसमें क्या किरदार हो सकता है? मीडिया का किरदार तो एक सबसे बेहतरीन किरदार ये है कि जब कोई पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान के अदारों के ऊपर, रियासत पाकिस्तान के ऊपर कोई बंदा तनकीद करता है, तो सबको एक पेज के ऊपर होकर उसका मुआसरा करना है, उसको गलत को गलत कहना है। हमारे यहाँ राणा साहब सबसे बड़ी बदबख्ती हमारी ये है कि हमारे यहाँ अगर एक साफ़ी या कोई बंदा अपनी रियासत या दारों के खिलाफ बोलता है तो हम उसको तुरमहा समझते हैं, और फिर अपोजिशन या जो ये टोले बने हुए हैं हम मुखालफत में, वो उसकी सपोर्ट में आ जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। कानून ये होना चाहिए, रियासत और रियासती अदारों के ऊपर जो हमलावर हो, चाहे वो किसी भी मकबा फ़िक्र से हो, उसका मुआसरा करना चाहिए, उसको सजा देनी चाहिए, पाबंदी लगानी चाहिए, रियासत को अपनी रेट मजबूत करनी चाहिए, और जो अदारे हैं उनको अपने आइनी हाथों से, कहते हैं कि लोहे के हाथों से, आयरन के हाथों से ऐसे लोगों का मुआसरा करना है। और इस बात से अभी हमें निकल जाना चाहिए कि इंटरनेशनली हमारे ऊपर प्रेशर आएगा, प्रेशर हमें बर्दाश्त करने की आदत डालनी चाहिए। परवेज इकबाल साहब, आप मगरिब से भी बखूबी वाकिफ हैं, उनकी रिवायात से भी बखूबी वाकिफ हैं, और इस वॉरफेयर के दौरान उन्होंने जिस हद तक कामयाबी हासिल की आपने उस पर नजर रखी हुई है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में अब तक हम पे जो वार मुसल्लत की गई है, इसमें हमने किस तरीके से मुकाबला किया बतौर पाकिस्तानी, बतौर इदारे और बतौर मीडिया? अभी इन चीज़ों पे हमें कहते हैं कि इनफराद, यानी कि अपनी ज़ाती अना को ख़त्म करके, मैं को ख़त्म करके इज्तिमा की तरफ जाना है, हमने मुकाबला करना है। अभी मैं आपको एक बेल्जियम की मिसाल देता हूँ। यहाँ पर एक पाकिस्तानी बच्चा था, उसने इंटरनेट के ऊपर ये कोई इस्लामी मवाद वगैरह की प्रमोशन कर रहा था। 3 साल उस बच्चे को इन्होंने यहाँ कैद रखा, और उसके बाद अभी मैं उस बच्चे को मिला, जब उसको मिला तो अभी वो बिल्कुल, जो मैं जब उससे बात की तो वो कहता है कि मुझे समझ नहीं थी। समझ थी। असल में मसला ये है कि जब किसी मुल्क में ये साइबर क्राइम जो है इसके ऊपर कंट्रोल किया जाएगा, सजा दी जाएगी, सफारश कल्चर ख़त्म किया जाएगा, उस वक़्त जो है ये 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अभी मौजूदा सूरत हाल जो हमारी है, 5th जनरेशन वार से सबसे ज़्यादा हम इसका नुकसान उठा रहे हैं। और अगर हमारे सियासतदानों, हुकूमत, अपोजिशन ने अगर इसके ऊपर जो है कोई हिकमत अमली इख्तियार ना की तो हमें मज़ीद खतरात लाक हैं, और मज़ीद खतरों हमें मजमूई तौर पर किरदार अदा करना होगा। अगर हम इस मुकाबले में शामिल हैं तो हमें किनारा कशी इख्तियार नहीं करनी चाहिए, अपना दामन बचाने में ये आफियत नहीं जाननी चाहिए, बल्कि काउंटर अटैक करना चाहिए। नजरियात के जरिए, वो हाथों के जरिए आप टाइप कीजिए और नजरियात फैलाइए, मुल्क की दिफा के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए और अपने मजहब के लिए। बहुत शुक्रिया परवेज इकबाल लोहसर साहब, इस हवाले से अपना वक्त दे। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, एक सियासी और कानूनी जंग थी। दोनों फरीकैन जो हैं वो पीछे हट चुके हैं उस जंग से, और माहौल जो है वो कुछ फेयर होता दिखाई देता है। शहबाज शरीफ साहब ने भी एक अपनी जो अपील थी वो वापस ले ली हाई कोर्ट से, और जो वफाकी हुकूमत ने उनके बाहर जाने के हवाले से अपील कर रखी थी उसके खिलाफ वो भी अपील वफाकी हुकूमत वापस ले चुकी है। माहौल कुछ साजगार होता दिखाई देता है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। आने वाले दिनों में बजट में अपोजिशन किस तरीके से किरदार अदा करेगी, वफाकी हुकूमत जो दावे कर रही है बजट क्या उसके ऐन मुताबिक आ सकेगा, अपोजिशन को तहफ़्फ़ुज़ात क्या है, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा राना तनवीर साहब ने। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, इस वक्त जो गहमा गहमी चल रही है बजट को लेकर और जो तेजी दिखाई जा रही है शौकत तरीन साहब की जानिब से और वफाकी वज़रा की जानिब से, वो तो कहते हैं बजट बड़ा खुशाइंद आएगा, हमारे मुआशी अशारिये मस्बत समत में गामजन है। अपोजिशन को तहफ़्फ़ुज़ात क्या है फिर बजट के हवाले से? देखिए, अगर इनका माजी का रिकॉर्ड देखें तो जो 3 साल में इन्होंने अवाम के साथ और पाकिस्तान की मईशत के साथ किया है वो आपके सामने है। उसको मद्देनजर रखते हुए हम कह सकते हैं कि इस दफा भी ये
जरूर अवाम पे कोई ऐसी बिजली या ऐसे बम कराएंगे जिससे उनकी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। पहले ही आपको पता है जिस तरह है कि 3 सालों में मुझे बताएं कि भाई आपने महंगाई तो कर दी 20%, आपने बिजली के रेट बढ़ा दिए, आपने गैस महंगी कर दी, आपने हर खाने पीने वाली चीज महंगी कर दी, लेकिन आमदन जो थी आम आदमी की उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। कोई इन्होंने मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई। जो एक सेट प्रिंसिपल था कि जितना इन्फ्लेशन होगा उस हिसाब से 10%, 20%, 15% तनख्वाह बजट में बढ़ाई जाएगी ताकि वो कंपनसेट हो। मैं समझता हूँ कि ये हमने इनको चार्टर इकोनॉमी की करने की पेशकश की, अगर आपको याद हो शुरू में शहबाज साहब ने, जी। वो एक बड़ा साहिब मशवरा था कि हमारी बाकी मामला तो अपनी जगह, लेकिन इकोनॉमी एक ऐसी चीज है जिसपे हमें एक हिस्स होना चाहिए और ऐसी पॉलिसीज वजह करें हम, इकोनॉमिक पॉलिसीज जिनकी कंटिन्यूटी हो। इनका इकोनॉमिक पॉलिसीज का एक हिस्सा ऐसा होना चाहिए जो नेशनल इंटरेस्ट में चीजें होती हैं और वो इकोनॉमी के आगे लेके चलती हैं, वो मुस्तकिल एक ऐसी हम आपस में बैठ के बात कर लें, चार्टर जिसको कहते हैं बना लें, और जो भी गवर्नमेंट आए उसको कंटिन्यू करें, जिससे पाकिस्तान आगे बढ़े, इकोनॉमी आगे बढ़े। राना साहब बहुत अच्छी बात आपने की, पाकिस्तान को आगे बढ़ने की बात की और सियासत से हट के बात की। राना साहब ये क्या आज तफसीली फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, कुछ आपकी तरफ से हाथ खींच लिया गया, वापस ले ली गया एक दरखास्तें, कुछ उनकी तरफ से ले ली गई दरखास्त वापस, तो कुछ मामला तय हो रहे हैं, कोई बर्फ पिघल रही है, क्या हो रहा है? नहीं, मैं नहीं समझता हमारी कोई ऐसी उनके साथ कोई लड़ाई है। हम तो एक असूली बात कर रहे हैं, एक अच्छी राना साहब एक अच्छी गवर्नेंस की बात करते हैं, एक अच्छी हुक्मरानी देने की बात करते हैं। जो पंजाब का हाल है आपके सामने है, उसमें कोई दूसरी राय हो नहीं सकती। जिस तरह पंजाब को एक ऐसी हुक्मरानी दी गई है जैसे पंजाब का ट्यूमर निकाल दिया है, एक उसकी जो सेट था एक सिलसिला, उसको इन्होंने उधेड़ बुधेड़ के रख दिया है। जहाँ मशहद का हाल देखें तो वो दुनिया चीख रही है। हमारी इनके साथ कोई लड़ाई नहीं है, स्वाय कि हम कहते हैं कि यार आप कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करें, आप कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को सावरन करें, वहाँ लेजिस्लेशन होती नजर आए। हम कहते हैं कि जी आप इकोनॉमी को आगे लेके चले। साहब मान लिया आप जो कह रहे हैं, मैं वो यही तो जानना चाह रहा हूँ, क्या वो आपकी बात को मानना शुरू हो गए हैं कि आप दोनों तरफ से बर्फ पिघलना शुरू हो गई है? नहीं, आपने भी जो एक दरखास्त थी वो वापस ले ली, उन्होंने भी एक दरखास्त वापस ले ली, इसकी सब पूरी कौम जानना चाहती है क्या हो रहा है? वजाहत पहले भी हम पे इस किस्म की बात हुई कि जिस तरह आपने मीडिया ने, आसिफ नाज मीडिया ने ये शोर किया और बहुत असर किया गया। जब शहबाज साहब ने जमानत जब जेल में गए तो प्री अरेस्ट बेल जो थी इन्होंने दरखास्त वापस ले ली थी, और उसके पीछे बिल्कुल एक वकीलों का मशवरा था, टेक्निकल बात थी कि अगर बेल हमें नहीं मिलनी तो फिर हमें इसको मेरिट पे डिस्कस ना कराएं। चले राना तनवीर साहब, ये कानूनी जंग थी, हम इससे पीछे हटते हैं, हम इस पे बात नहीं करते। अगर हम बात कर लें, कल जनरल नहीं, मैं आपको अब्दुल कादिर बलोच साहब कल हमारे साथ थे, उनका ये कहना था कि हमारे बेशतर अराकीन ये समझते हैं कि मज़ाहमत की सियासत नहीं करनी चाहिए। हमें अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ थे, उनका ये कहना था मफाहमत की सियासत पे हम अग्री कर रहे हैं और इसी को लेके आगे चलेंगे। आज हुकूमती इकदाम देख के हमें उनकी बात सच साबित होने लगती है। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं फिर उस पर आऊंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट की बात है या हाई कोर्ट की बात है, जैसे जब हमने कंटेम्प्ट मूव की तो इन्होंने अपील वहां पे रख दी, तो हमें अपनी एक वकीलों का मशवरा था कि हमें हाई कोर्ट से अगर वापस लें अपनी एप्लीकेशन, तो ये जो यहाँ पे मामला सुप्रीम कोर्ट में ये इन्फ्रक्चुअस हो जाएगा। उनकी जो एप्लीकेशन है इस वक्त अपील की हुई है गवर्नमेंट ने, तो ये एक उनकी स्ट्रेटेजी थी हमारे वकला की, और वही हुआ कि काज ऑफ एक्शन जब खत्म हो गई, उनकी अपील का जो सिलसिला, जब हमने अपनी एप्लीकेशन ही वापस विड्रॉ कर दी, आप सुन रहे टीवी में सुन रहे हुए, तो वो जो बेसिक जिसके खिलाफ अपील पे आए थे वो तो काज ऑफ एक्शन ही खत्म हो गया। तो आज जो जजों ने भी कहा कि वो तो अब खत्म हो गया बात, उन्होंने भी कहा जी खत्म हो गया, हम तो अपनी दरखास्त वापस ले लेते हैं। राना साहब, आपकी मुस्लिम लीग नून की 2 दिन मीटिंग चली, मियां नवाशी साहब उसमें मौजूद थे। उन्होंने कहा आज मैं अपनी सीनियर क़यादत से अपने अहम लोगों की बातें सुनना चाहता हूँ और इनकी जो राय है उसका एहतराम करना चाहता हूँ। मेरे पास जो इतला है उसके मुताबिक अक्सरियत ने कहा कि हमें मुफाहमत की सियासत करनी चाहिए।
तो क्या इस पे फैसला हो गया? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये जो चीज़ आजकल चल रही है कि मियाँ साहब ने पूछा और मियाँ साहब को मेजॉरिटी ने ये कहा, देखिए ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको कुछ रिपोर्ट होती हैं, लेकिन वो 100% फैक्ट्स पे नहीं होती। तो वहाँ जो बातचीत होती है वो मुख्तलिफ इशूज़ पे होती है, और यही है कि हमने एक प्लेटफार्म है जो पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट के प्लेटफार्म पे पार्लियामेंट में जो हमारी स्पेस है, पार्लियामेंट स्पेस है, वो हमें लेनी चाहिए, क्योंकि हम इस पार्लियामेंट को समझते हैं ये एक। तो इसका मतलब है राना साहब एहतजाज भी होगा पार्लियामेंट में जाने की, पार्लियामेंटी सियासत करनी है आपने, उस पर सारी बात करनी है, वो जरूरी है, वो बिल्कुल बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब है इस्तीफे देने का ऑप्शन तो अब नहीं है ना? नहीं, इस्तीफे देने का मैं बताता हूँ कि जो पार्लियामेंट स्पेस है वो लेनी चाहिए, हमें वहाँ काम करना चाहिए, वहाँ जो इनके इश्यूज हैं, नेशनल इश्यूज हैं, हमें उनके रेज करने चाहिए, और वहाँ पे क्रिटिसाइज अगर गलत है तो क्रिटिसाइज करना चाहिए। बाहर हमें पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मूवमेंट चलानी चाहिए, मोबिलाइज करना चाहिए, जितना दबाव बढ़ा सकते हैं बढ़ाना चाहिए। तो राना साहब ये तो बसद एहतराम, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को तकवीयत मिली जो ये कहते थे कि इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जिद्दोजहद करनी चाहिए। आप इस वक्त तो सही कह रहे हैं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि उसकी वजह क्या है, क्यों हमारा उस वक्त ये ख्याल था कि अगर लॉन्ग मार्च हम करेंगे, जो कि बहुत ही आपको पता है उस वक्त उसमें गर्मी थी, हीट थी, एक हमने किया हुआ था, उसका टेम्परेचर बढ़ाया हुआ था, तो उसको अगर हम उसके साथ रिजाइन कर देंगे 156 लोग, तो और उस तरह दूसरी प्रोविंशियल असेंबली में कर देंगे, तो ये गवर्नमेंट कभी ठहर नहीं सकेगी, और इलेक्शन जो ये कहते थे जिमनी इलेक्शन वो नहीं हो सकेंगे। लेकिन अगर हम 90+ हम करते हैं रिजाइन, तो उसका इम्पैक्ट वो नहीं आएगा जिसको हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से निजात हासिल की जाए। अब 96 का करके वो उनके लिए आसान है, वो इलेक्शन करा दें, या उसका वो रिजल्ट नहीं हमें मिलेगा जिसकी हमें हम लगे हुए थे। वो अगर पीपल्स पार्टी मान जाती तो शायद आज तक हुकूमत ना होती, लेकिन क्योंकि वो माने नहीं, अब हम अपने इंडिविजुअली तौर पे या JUI के साथ अगर वहां पे इस्तीफे दे दें तो वो 90 कुछ बनते हैं लोग, तो वो मैं समझता हूँ उसका आप तो देख लें कि क्या कोई इम्पैक्ट आएगा। चले राना साहब एक ये तो बता दें राना साहब के शहबाज शरीफ साहब कब बाहर जा रहे हैं? अब तो गवर्नमेंट ने भी अपनी अपील वापस ले ली ना, अब जाने का प्रोग्राम तो है उनका इलाज के लिए? बिल्कुल इलाज के लिए जाएंगे, अब वो दोबारा करेंगे, क्योंकि एक इन्होंने वो PNIL समथिंग कोई की लिस्ट है, जो पर्सनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन कोई लिस्ट है, PNIL कोई एक किस्म की थी जी, तो उसको एक निकाल दिया जिसका हमने कभी नाम ही नहीं सुना था। दूसरा इन्होंने ECL में कर दिया। अब हम जाएंगे कोर्ट में ये सारी चीजें लेके, और ये भी साथ कहेंगे कि जी और भी कोई इनके चीज में ज़हन है, कोई और लिस्ट इन्होंने तैयार की है तो उसका भी बता दिया अभी। तो क्या ये ईद से पहले मियां साहब का पाकिस्तान से बाहर जाने का प्रोग्राम है, ईद के बाद? देखिए बजट का इजलास तो यही ये करेंगे, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, बजट के बाद साथ ही साथ कोर्ट में भी करेंगे, और जो ही फैसला होगा, और फैसला हो भी जाए तो बजट के बाद ही जाएंगे वो, क्योंकि बजट में उनका एक अपना रोल है, लीडर ऑफ अपोजिशन का, वो अदा करेंगे। सही। और इंशाल्लाह आप देखें जब भी अदालत हुक्म जारी करती है, इजाज़त देती है, और ये बजट इजलास खत्म होता है तो वो चले जाएंगे। बजट में भरपूर किरदार अदा करेंगे और उसके बाद कानूनी प्लेटफॉर्म पे वो जदोजहद करेंगे अपने बाहर जाने के हवाले से। बहुत शुक्रिया राना तनवीर साहब ऐसा वक्त देने के लिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज पर एक नजर डालेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन हुकूमती एदाद-ओ-शुमार भी बेहतर हैं, अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात और जो खदशात माजी का रिकॉर्ड देखते हुए हैं वो भी जायज़ हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अपोजिशन हुकूमत को क्या वैसा टफ टाइम दे सकती है जैसा टफ टाइम आज से 6 माह पहले एक इत्तेहाद दे रहा था? बज़ाहिर वो टफ टाइम दे रहा था या नहीं दे रहा था, अवाम में मकबूलियत तो बढ़ रही थी, लेकिन अब जब बंटवारा हो चुका है वो मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म तो वजूद में रहा नहीं,
पार्टीज अपने अपने तई जिद्दोजहद कर रही हैं, शहबाज शरीफ साहब की मानी नहीं जा रही, तो आने वाले दिनों में होगा क्या, इसी पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद साहब ने। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज साहब, आप कहा करते थे कि मियां नवाज शरीफ साहब बाकायदा मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ डील करने के बाद उनकी वसातत से बाहर गए। अब कोशिश पिछले दिनों में की जा रही थी मरियम नवाज साहिबा की, आपने उसका भी इशारा दिया कि वो भी अब जाएंगी, लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब के मामले में आपको क्या दिखाई देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन यासिर भाई, बुनियादी तौर पर जो बातें हमने की थी और खुसूसन ज़्यादा मेरा वो प्रोग्राम आपकी चैनल से के साथ उससे आवाम तक पहुंचा है, यानी उस वक़्त भी जो हमने बात की थी वो भी मामलात थे। और ये तो एक वाज़ेह हकीकत है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने अपने जो है ना खुद दरख्वास्त को जो है वो ज़मानत की वापस ले ली, यानी वो बाहर रहना नहीं चाहते थे। और फिर जो राबते थे वो उनके लिए भी अडियाला का जो इंस्टीट्यूट है, जेल है, वो ज़्यादा मुअस्सर था। और मैं तो उसी वक्त भी आपको भी मैंने कहा था, और अक्सर लोग मेरे इस बात से मुत्तफिक नहीं थे कि जो फरमाते रहे कि जनाब बिल्कुल इमरान खान साहब जो है ना बोले बाले से थे, उनको पता नहीं चला। वो तो बोले बाले थे नवाज शरीफ के लिए, चलो मान लिए। ये जो आज शहबाज शरीफ के हवाले से अटॉर्नी जनरल ने वापस ले ली, तो क्या ये भी बोले बालेपन का नतीजा है? बुनियादी मसला यही है कि इस वक्त जनाब शहबाज शरीफ को वापस निकालना और उसके बाद जो मामला तय करना है। और उसने वाज़े तौर पे किया कि जनाब मेरा भाई जो है वो किसी और लाइन पे है और किसी और डगर पे चल रहा है, तो मैं उससे जाकर उसके पाँव पकड़ूंगा। लेकिन ये वाज़े होना चाहिए कि अपने बड़े भाई के पाँव पकड़ने के लिए उनको कितनों को पाँव पड़ने पड़े होंगे इससे पहले। तो ये तमाम मामलात तय थे। और आप देखेंगे, अच्छा साहब, ये तो हो गया, शहबाज साहब बाहर जाएंगे तो पता चल जाएगा। नहीं, इसमें आखिरी बात ये है कि जनाब हमारे शहबाज शरीफ साहब ईद जो है ना वो लंदन में कुर्बानी का करेंगे, और ये कुर्बानी जो है वो जमहूरियत का होगा। और फिर यही बात है कि तमाम तयशुदा था, पीपल्स पार्टी को भी इसी तरह निकाला गया एनपी को, क्योंकि जो मकासद थे वो लॉन्ग मार्च नहीं होगा। और मैंने आपसे ये बात की थी कि जो हमारे साथी हैं, 40 साल में रहा हूँ इस पार्टी में, वो राब्ते में थे, अब भी हैं। वो कहते थे कि हम इस वक्त इस तरह नहीं निकलेंगे जिस तरह पहले में आज़ादी मार्च में निकला गया था। अब आप देखिए कराची का जलसा और स्वाद की जलसे में का ऐलान करके वो ये समझते हैं कि क्या लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि 3 साल गुजर गए और 3 साल में जो है वो उन्होंने उस हवाले से बात की है। और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इस पूरे के पूरे डील में मुकम्मल तौर पे शरीक है। और हमारे पास कुछ और भी मैं हाफिज साहब यही जानना चाहता हूँ, मौलाना साहब अचानक दोबारा बीमारी से सेहतयाब होने के बाद आए हैं, मैदान में आए हैं, और मैदान में आने के बाद उन्होंने शुरू कर दिया है जलसों जुलूसों का सिलसिला। तो क्या आपको नजर आता है जो आखिरी जलसा इन्होंने 14 अगस्त को इस्लामाबाद में रखा है, उस जलसे तक ये पहुँच सकेंगे, वो जलसा करेंगे? देखिए, अगर बर वक़्त तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मौलाना भी शामिल है और मौलाना के भी 2-3 और उनके रफ़क़ा की जो मुलाकातें हुई है उसका भी कभी आपको मैं पूरी रुदात इंशाल्लाह बताऊंगा आवाम को। लेकिन जो कुछ हुआ था, अगर बर वक़्त वो उसी दिन रात को निकल जाते सुबह यानी फजर के वक़्त 4 बजे कतर एयरवेज से, तो सारा मामला हल था। मैदान फिर खाली था, मौलाना साहब फिर ही सदर थे। और फिर आखिरी बात मैं आपसे ये भी कहूँगा कि पीपल्स पार्टी ने उस वक़्त एक बात तय हुई थी जिसको रिकॉर्ड पे नहीं लाया गया था कि रोटेशन की बुनियाद पे आगे होगा और सिर्फ एक मौलाना को मुसल्लत करके तुम पस पर्दा जो है ना इस तरीके से अपने मफाहमत की बात नहीं करोगे। बिल्कुल जनाब इमरान खान साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि NRO नहीं देंगे, वो इस वक्त IRO दे रहे हैं। NRO नेशनल होता है, अब ये इंटरनेशनल सतह पे सारी बातचीत हो रही है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊं, वक्त तंग है, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये जो 4 पॉइंट के बात करते हैं कि जनाब इशारे जो 4 तक पहुंचे हैं, क्या इन 4 में बता सकते हैं वजीर खजाना साहब कि क्या जो $500 मिलियन अचानक उसमें से 430-35 स्टेट बैंक में और कोई दूसरे उसमें पहुंचाए गए हैं, क्या वो नवाज शरीफ साहब की बीमारी के हवाले से? लेकिन हाफिज साहब वो तो पुरानी बात है, अब कोई हालिया भी आए हैं।
यह हालिया का तय हुआ है ना, यही बात है कि जो इमरान खान ने उनको रोका है कि भाई आप पहले साथ लो साथ दो, पहले वो तयशुदा बातें पूरी करो, वो बाप जड़े जाए। जबकि उनका ये है कि वो जाकर कुछ हिस्से बखरे करेंगे और जो दूसरे लड़के हैं उनका अलग करके फिर दूसरा कुछ बेचेंगे, कुछ ये करेंगे। मौलाना साहब क्या क्या बनेगा इस सारे सिनेरियो में? आपके इतने करीबी रफीक हैं, इतने करीबी दोस्त हैं, उनका क्या बनेगा? उनका तो जी चल रहा है ना, 2.5% तो वैसे ज़कात मौली को ही मिलता है, वो तो चलता ही रहता है। तो हाफिज साहब, क्या आप ये समझते हैं कि मौलाना साहब की जानिब से या उनके रुफका की जानिब से या PDM की किसी दीगर जमात की जानिब से जहांगीर खान तरीन ग्रुप से भी रब्ता हो रहा है? देखिए, जहांगीर खान ग्रुप तरीन जो है वो कोई सिर्फ जहांगीर खान की ज़हनी वो नहीं है, काविश है, बल्कि उसमें सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप यकीन जानिए कि बिल्कुल सब मामलात है, क्योंकि जब नवंबर के कुछ रिटायरमेंट लोगों के रिटायरमेंट से पहले जो बात थी तो वो कुछ और सूरत हाल थी। जो मौलाना साहब एक ग्रुप और नवाज शरीफ साहब एक ऐसे ग्रुप का जो उसमें नवंबर में रिटायर हुए थे, उनके आलकार बने। ये बहुत पेचीदा जो है गेम था, शतरंज की तरह, लेकिन ये अपने अंजाम को इसलिए पहुंचा कि उस वक़्त हमें ये बातें पता चली। और मैंने खुद मौलाना साहब, बल्कि मैं आपके तवस्सुत से कहता हूँ कि अगर उनको किसी को एतराज़ हो तो अपने सीनियर अरकान को किसी जगह बिठा दे, आपके चैनल पर बिठा दे, अपने किसी पसंदीदा चैनल पर बिठा दे, पसंदीदा एंकर के साथ बिठा दे। वो वकील भी होगा, जज भी होगा, मैं हाजिर हूँ और मैं ये साबित करूँगा कि किसके लिए किस तरीके से बात की गई थी और आज़ादी मार्च को किस बुनियाद पर किन किन लोगों के साथ बात करके ख़त्म की गई थी। तो मैं क्योंकि मुझे इल्म गैब तो नहीं था, ये तमाम बातें सब कुछ तो मेरे सामने हो रही थी, तो इसका ये मंतकी नतीजा था कि आज मौलाना साहब बंद गली में पहुंचे। और मेरे अल्फाज भी यही थे कि वो खुद भी पहुंचेंगे, पार्टी को भी पहुंचाएंगे और अब PDM को भी पहुंचा दिया उन्होंने। तो हाफिज साहब, आप क्या समझते हैं इस वक्त जो वापस रुजू किया जा रहा है पार्लियामेंट में, वो तो तकवीयत बख्शता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौकिफ को, क्या उसकी हिमायत में जा रही? ये तो पहले से ही देखिए, अगर मफादात मिलेंगे, हमारी पार्टी ने फैसला दिया, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने इलेक्शन लड़ा, अगर इलेक्शन उसी पार्लियामेंट से लड़ा जा सकता है, सदर बन सकता है। अब माली मफादात के अलावा भी उन्होंने, नवाज शरीफ ने उनको ये भी लालच दिया है कि अगर जब मैं आऊँगा या हमारी हुकूमत बनेगी तो आपको सदर बनाएंगे। ये सारी चीजें हमारे पास है, हमारे तरफ एग्रीमेंट हो चुके हैं। अब देखें कि आगे निकलता क्या है। ये तो लॉटरी बॉक्स है, लॉटरी बॉक्स के अंदर से अगर कुछ निकलता है तो हरीज को हिस्सा मिल जाएगा, वगरना मुंह देखते रह जाएंगे। बहुत शुक्रिया हाफिज हुसैन अहमद साहब इस अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, हम कल बात कर रहे थे पाकिस्तान में आने वाली सरमायाकारी के हवाले से, लेकिन उसमें एक सवाल ये था कि अगर सरमायाकारी आती है तो क्या उतना वैक्यूम मौजूद है, क्या वैसी हम सहूलतकारी कर सकते हैं, क्या हम वैसा साजगार माहौल पैदा कर सकते हैं। राना साहब, आजकल तो खबरें ये हैं सरमायाकारी आ रही है, उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन सरमायाकारी आने के बाद जिस तरह की बातें चल रही हैं, कोई सियासतदान मुलव्वस निकल रहा है जिसकी वजह से कंपनी जो है वो इनकार कर रही है कि हम नहीं करेंगे, ऐसी कोई बातें हैं? जी बिल्कुल। आज एक बहुत बड़ा वाक़या देखिए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बड़ी कोशिश है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके वो पाकिस्तान में इन्वेस्टर ला रहे हैं, लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ पे आके काम करें, पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी है वो ख़त्म हो, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी है। अब हुआ क्या है कि हुकूमत पंजाब ने बाकायदा एक गैर मुल्की फ़र्म जो है उसके एक कंपनी के साथ एक मुआहिदा किया, और मुआहिदा तो पूरे पंजाब के अंदर वो बाकायदा व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर्स बनाएंगे। अच्छा, ये स्वीडन कंपनी है, इसने बनाने थे, इसके लिए हुकूमत को किराए भी वो दे रहे हैं, तय हुआ। और साथ में ये वो कंपनी थी जिसने तमाम कमर्शियल गाड़ियों को NOC देना था कि ये कमर्शियल गाड़ी चलने के काबिल है या नहीं। अगर उसको NOC मिलता है तो उसके बाद एक्साइज वाले उसको नंबर भी जारी करेंगे, उसके बाद एक्साइज जो बैक एक्साइज है वो उसको करेगा, यानी कि इस सारा कुछ हुकूमत की फेवर में जाता था और उसकी जो फीस थी उसका कुछ हिस्सा भी मिलता था। अब हुआ क्या कि ये मामला चल रहा था रावलपिंडी के अंदर एक जगह, ये स्क्रीन पे आपको वो लेटर नज़र आ रहा है कि जो जगह अलॉट करता है महकमा, बाकायदा इनको महकमा ट्रांसपोर्ट जो है वो जगह अलॉट करता है। अलॉट करने के बाद इस जगह पे यही किसी कंपनी ने, गैर मुल्की कंपनी ने, यही व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर बनाना था। अब उस सेंटर को बनाने में काम शुरू हो गया, 4 दीवारी अंदर जो मशीनें लगनी थी शुरू हो गया। 10 जून को इसका इफ्तिताह था। आज अचानक क्या होता है कि एक हुकूमती
ये मैं नहीं कह रहा, ये इस लेटर में लिखा हुआ जो सामने नज़र आ रहा है, जिस लेटर में वो लिखते हैं कि आज एक हुकूमती MPA जिनका नाम वो लिखते हैं कि उमर तनवीर भट्ट के भाई जहांगीर भट्ट अपने मुसल्लह साथियों के हमरा आए और स्टेशन की 7 कनाल जगह जो इन्हें महकमा ट्रांसपोर्ट ने लेटर नंबर LAND-P-X11 इसके हिसाब से दी 2/5/2018 SOTR-1 ये जो है इनको दी गई। 31 अक्टूबर 2018 को ये लाट की गई थी। वहाँ अचानक ये लोग MPA का भाई और कुछ लोग आए, आके इन्होंने हल्ला वहाँ पे बोला और बोल के वहाँ पे लोगों पे तशद्दुद किया, सबको भगा दिया और भगाने के बाद उस जगह पे ताले लगा दिए। नहीं, क्या क्लेम के नतीजे में भगाया इन्होंने वो जगह? ये तो अब ये क्लेम कर रहे हैं, मैं तो वो लेटर दिखा रहा हूँ कि जिसमें पहले गवर्नमेंट इनको जगह देती है। सही। फिर एक लेटर वो दिखा रहा हूँ जो यही गैर मुल्की कंपनी महकमा ट्रांसपोर्ट को लिख रही है कि हमारे साथ ये हुआ, हम नहीं नाम ले रहे, ये कंपनी नाम दे रही है हुकूमती MPA का, कि हुकूमती MPA का भाई जो है वो वहाँ पर आया और उसने जहांगीर भट्ट उसने आकर ये अपने गुंडों के साथ यहाँ पे तोड़फोड़ की और हमें किया। अब बात यह है कि अगर हुकूमत ने ये जगह इन्होंने नजायज़ ली थी तो देने वाले कौन थे? इसको तरीके से किया जाता, इस पर पुलिस आती, पुलिस आकर करती। अगर ये जायज़ था तो क्या कोई और शख्स वहाँ पे आके करेगा? अगर वो कोई शख्स आके कब्जा करता है या कोई और मामला करता है तो उसके बाद जो गैर मुल्की कंपनियाँ सरमायाकारी पाकिस्तान में कर रही हैं वो क्या पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी? क्योंकि ये एक ऐसा मामला था जो आज हुआ, हमारे पास एक्सक्लूसिव ये लेटर्स भी आए, सारा कुछ आया, तो अब कल इस पर हुकूमत देखेगी क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने वाली किसी कंपनी को ये हदशात पैदा हो जाते हैं और वैसे वो लेटर लिखते हैं और उसमें जिक्र हुकूमती पार्टी के एक MPA के भाई का होता है, तो फिर ये एक सवालिया निशान तो बनेगा कौन ये कर रहा है। ये अगर अपोजिशन का कोई शख्स करता, अगर कोई और करता तो कहा जाता कि पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन या कोई और लोग जो है वो सरमायाकारों को नहीं आने देते। जब अपने ही MPA करेंगे तो फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन जो है वो कहाँ जाएगा? नाज़रीन, देखना ये होगा कि आज ताजिक सदर का दौरा पाकिस्तान था, आज बड़े मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए और सरमायाकारी के हवाले से बातचीत को आगे बढ़ाया गया। कुवैत के साथ भी सरमायाकारी चल रही है, दुनिया भर के दीगर ममालिक के साथ सरमायाकारी चल रही है। लेकिन अगर इस तरह की खबरें रिपोर्ट होंगी, सरमायाकारी तो आ रही है, खुशाइंद बात है, तो फिर क्या वो सरमायाकार मोहतात नहीं होगा? सरमायाकार आने को राजी है, माहौल अगर साजगार मिले, इसके लिए हुकूमती इकदामात बर वक्त होने चाहिए ताकि माहौल को साजगार बनाया जा सके। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।